नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ हूँ न्यूज बुलेटिन लेकर। आज हम बात करेंगे ऐसी व्यवस्था की जो भाजपा ने संसद के अंदर कर दी, जिसमें एक कमरा बना दिया गया और समस्त पत्रकारों को उसके अंदर भर दिया गया। वो पत्रकार जो कभी कभार कुछ नेताओं से, राजनेताओं से बाइट ले लिया करते थे, पूछताछ करते थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। दूसरी, हम ऐसी व्यवस्था पर भी आपका ध्यान लाना चाहेंगे जहां पर आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन गरीबों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं है। एक व्यक्ति अपने पिता को ठेले पर ढोता दिखाई दे रहा है। ये कैसी व्यवस्था है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों के ऊपर। आगरा, एक तरफा प्यार में पागल थी 3 बच्चों की मां। आगरा, युवक की शादी फिक्स हुई तो कर दिया एसिड अटैक। आगरा, महिला डॉक्टर के साथ हुई 2 लाख की ठगी। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की एक महिला डॉक्टर से साइबर ठगी। आगरा, साइबर अपराधियों ने सीबीआई अधिकारी बनकर की ठगी। आगरा, वीडियो कॉल कर डिजिटल हाउस अरेस्ट करने का मामला। आगरा, कमरे से बाहर निकलने पर गिरफ्तारी करने की धमकी। आगरा, 2 घंटे तक किया अरेस्ट, बाहर नहीं जाने दिया। आगरा, खाते में रकम जमा करने पर कॉल काटा गया। आगरा, बाद में डॉक्टर को ठगी का पता चला। आगरा के बाह में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस को गोली लगने से एक बदमाश घायल। अब गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन कराने पर होगा आजीवन कारावास। अब आपने तो चाचा को ही गच्चा दे दिया, सीएम ने विपक्ष के नेता पर कसा तंज। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा रद्द। इंडिया गठबंधन की रैली में बोले अखिलेश, भाजपा ने स्वार्थ के लिए केजरीवाल को जेल में डाला। एलजी को बर्खास्त करने की मांग, चिल्लाते नजर आए आपके सांसद। कोचिंग हादसे पर संसद के बाहर आपका भारी प्रदर्शन। जयकारों से गूंजी धर्मनगरी, सीएम धामी ने पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। टेरी, आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे सीएम, पीड़ितों ने बयां किया दर्द, बुजुर्गों के छलके आंसू। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, लिंगसी में सड़क का 10 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के कारण फंसे हजारों यात्री। दिल्ली हादसे के बाद जागे अधिकारी, कोचिंग सेंटरों में छापा, 10 को नोटिस। दिल्ली कोचिंग सेंटर पर नक्शे और पार्किंग व्यवस्था नहीं मिली। मुंबई हावड़ा मेल झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में हुई हादसे का शिकार। रेल हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 घायल, जांच के दिए आदेश। हिमाचल वेदर, कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। केरला, वायनाड भूस्खलन में अब तक 84 की मौत, 116 घायल। सेना एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी, राज्य में 2 दिन का शोक। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी ही मिल सकता है बढ़ा हुआ डीए, हो सकती है 4% की वृद्धि। खून खराबे और गृह युद्ध की धमकी देने वाले निकोलस मादुरो फिर बने वेनेजुएला के राष्ट्रपति। इजरायल और यूएई ने यमन के एक द्वीप समूह पर जॉइंट मिलिट्री बेस स्थापित किया। एर्दोगन की धमकी के बाद भड़का इजरायल, नाटो सदस्यों से तुर्की को निकालने की मांग।
कमला हैरिस का डीपफेक वीडियो शेयर कर बुरे फंसे एलन मस्क, हो सकती है कार्यवाही। टाइम बम, जंग से त्रस्त गाजा में पोलियो वायरस से सनसनी, महामारी घोषित। हिटलर जिंदाबाद और नाजी सैल्यूट, पेरिस ओलंपिक में तानाशाही का समर्थन। पेरिस ओलंपिक, मनु भाकर ने रचा इतिहास, सरबजोत के साथ जीता दूसरा मेडल। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात करेंगे हम पत्रकारों को एक कमरे के अंदर, जो संसद के अंदर बंद कर दिया गया, उसके ऊपर रिपोर्ट देखेंगे। भाजपा द्वारा संसद में पत्रकारों के लिए एक ग्लास का कमरा बनाना और पत्रकारों को इसके बाहर जाने से रोकना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को सीमित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। पत्रकारिता, जो कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, का ऐसा बंधन में बंध जाना न केवल अस्वीकार्य है बल्कि ये हमारे संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है। इस कदम का व्यापक विश्लेषण करते हुए ये समझना आवश्यक है कि इसका पत्रकारिता, लोकतंत्र और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है। पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार करना है ताकि जनता को सटीक और प्रासंगिक जानकारी मिल सके। ये भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता को सरकार की गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जागरूक रखती है। जब पत्रकारों को स्वतंत्रता से काम करने का मौका नहीं मिलता, तो ये सूचना का प्रवाह बाधित हो जाता है और जनता की जानकारी की कमी हो जाती है। भाजपा द्वारा संसद में पत्रकारों को ग्लास के कमरे में सीमित करना और उन्हें इसके बाहर जाने से रोकना, इस स्वतंत्रता को बाधित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। दूसरे, इस कदम से पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता पारदर्शिता है, जो कि सरकार की सभी गतिविधियों और निर्णयों में खुलापन सुनिश्चित करती है। पत्रकार इस पारदर्शिता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकारी अधिकारियों से प्रश्न पूछते हैं, नीतियों की जांच करते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करते हैं। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये पारदर्शिता कम हो जाती है और सरकार की जवाबदेही भी घटती है। इससे भ्रष्टाचार, गलत निर्णय और नीतिगत गलतियों की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अंततः जनता का नुकसान होता है। तीसरे, इस कदम से प्रेस की स्वतंत्रता पर भी गंभीर खतरा है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये स्वतंत्रता सरकार को सही रास्ते पर बनाए रखने और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब प्रेस को स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो ये सरकार के नियंत्रण में आ जाती है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। भाजपा द्वारा पत्रकारों को संसद में सीमित करना इस स्वतंत्रता पर गंभीर आघात है और ये लोकतंत्र की मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। चौथे, इस कदम से जनता की जानकारी का अधिकार भी प्रभावित होता है। लोकतंत्र में जनता का यह अधिकार होता है कि वह सरकार की गतिविधियों और नीतियों के बारे में सटीक और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सके। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये जानकारी का प्रवाह बाधित हो जाता है और जनता की जानकारी का अधिकार प्रभावित होता है। इससे जनता को सरकार की गतिविधियों और नीतियों के बारे में सटीक और प्रासंगिक जानकारी नहीं मिल पाती और वे सही निर्णय नहीं ले पाते। पांचवें, इस कदम का व्यापक प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है। ये समाज में असंतोष और असहमति को जन्म देता है और समाज में विभाजन बढ़ता है। इससे समाज की एकता और अखंडता प्रभावित होती है और समाज में अस्थिरता बढ़ती है। छठे, इस कदम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है और उसकी प्रेस की स्वतंत्रता की प्रशंसा की जाती है। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करता है और उसकी लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की विश्वसनीयता और सम्मान घटता है और उसका वैश्विक प्रभाव कम होता है। सातवें, इस कदम से पत्रकारिता के पेशेवरों का मनोबल भी प्रभावित होगा। पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा पेशा है और पत्रकार अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है और उनके आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह उनके मनोबल को प्रभावित करता है और उनके पेशेवर उत्साह को कम करता है।
इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में नए और प्रतिभाशाली लोगों की कमी हो जाती है और पत्रकारिता की गुणवत्ता घटती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भाजपा द्वारा संसद में पत्रकारों के लिए ग्लास का कमरा बनाना और पत्रकारों को इसके बाहर जाने से रोकना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को सीमित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। ये कदम पत्रकारिता की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और समाज की एकता को प्रभावित करता है। ये हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इससे न केवल पत्रकारिता और लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस कदम की कड़ी आलोचना की जाए और इसे तुरंत वापस लिया जाए ताकि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखा जा सके। पत्रकारिता का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यह सरकार और जनता के बीच एक पुल की भूमिका निभाती है। यदि इस पुल को कमजोर किया जाता है या इसे बाधित किया जाता है, तो ये लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने का काम करता है। पत्रकारों को एक ग्लास के कमरे में सीमित करने से न केवल उनकी स्वतंत्रता बाधित होती है, बल्कि ये उनके कार्य करने के तरीके को भी प्रभावित करता है। वे घटनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते और सरकार की गतिविधियों का सही रिपोर्ट नहीं कर पाते। ये भी महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष माध्यम के रूप में देखा जाए। जब सरकार पत्रकारों को सीमित करती है, तो यह उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। इससे जनता का विश्वास पत्रकारिता पर कम हो सकता है और वे सरकार की दी गई जानकारी को संदेह की दृष्टि से देख सकते हैं। भाजपा का ये कदम ये दर्शाता है कि सरकार शायद अपनी आलोचना से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना को एक सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह सरकार को सही रास्ते पर बनाए रखने में मदद करती है। आलोचना को दबाने का प्रयास सरकार को तानाशाही की ओर ले जा सकता है, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए घातक है। समाज में जागरूकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पत्रकारिता का स्वतंत्र रहना अत्यंत आवश्यक है। जब पत्रकारों को सीमित किया जाता है, तो यह समाज में अज्ञानता और भ्रम फैलाने का काम करता है। इससे जनता को सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती और वे गलत निर्णय ले सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि पत्रकारिता को स्वतंत्र और निष्पक्ष बने रहने दिया जाए। भाजपा द्वारा पत्रकारों के लिए संसद में ग्लास का कमरा बनाना और उन्हें इसके बाहर जाने से रोकना एक गलत कदम है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इससे न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकेगा, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत किया जा सकेगा। पत्रकारिता की स्वतंत्रता ही एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है और इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ये रिपोर्ट जिसमें एक लड़का अपने वृद्ध पिता को पैर में फ्रैक्चर हो जाने पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक हाथ ठेले पर धकेल रहा है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखेंगे। भारत देश का सिस्टम जहां आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, हम विकास में अंडर 10 आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नौजवान को अपने पिता को इलाज के लिए ले जाने के लिए हाथ ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। यह अपने आप में हमारे सिस्टम की विफलता और स्वास्थ्य सेवा की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। 21वीं सदी के भारत में ऐसी स्थिति का सामना करना अत्यंत शर्मनाक है, खासकर तब जब हम खुद को विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं। स्वास्थ्य सेवा एक देश के विकास और उसकी सामाजिक प्रगति का प्रमुख मापदंड होता है। भारत में आजादी के 77 साल बाद भी ऐसी घटनाओं का होना स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। देश में मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी, असमान वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार ने इस स्थिति को और भी विकट बना दिया है। ये स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवा के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनहीनता को भी उजागर करती है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को समझने के लिए हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। ग्रामीण इलाकों में अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इन केंद्रों में न तो पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, न ही दवाइयों की उपलब्धता और न ही अन्य आवश्यक उपकरण। ये स्थिति ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित करती है और उन्हें मजबूर करती है कि वे निजी अस्पतालों की ओर रुख करें, जो कि उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत भारी पड़ता है। दूसरा पहलू है स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।
चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से दवाइयों की कालाबाजारी होती है और गरीब मरीजों को उनके हक की सेवाएं नहीं मिल पाती। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा की स्थिति भी दयनीय है। एम्बुलेंस की कमी और उनकी उपलब्धता में देरी के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उनकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। बड़े शहरों में प्राइवेट अस्पतालों की भरमार है, लेकिन ये अस्पताल अपनी सेवाओं के लिए ऊंची फीस वसूलते हैं, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। इसके अलावा इन अस्पतालों में भी अक्सर मरीजों को बेड की कमी, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और ऊंची दवाइयों की कीमतों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे सिस्टम की विफलता का एक और प्रमुख कारण है स्वास्थ्य बजट की कमी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाला बजट बहुत ही कम है, जो कि देश की विशाल जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में वृद्धि करे और इसे प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करे। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। इस मुद्दे का समाधान केवल सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं का समान वितरण हो और कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संगठनों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके अलावा तकनीकी विकास का उपयोग भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का प्रसार कर दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और उनकी स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है मेडिकल शिक्षा का विस्तार और सुधार। अधिक से अधिक डॉक्टर्स और नर्सों की ट्रेनिंग की जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया जा सके। इसके लिए सरकार को नए मेडिकल कॉलेज खोलने और मौजूदा संस्थानों की सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल कर्मचारियों की नियमित ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन भी आवश्यक है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकती है। निजी अस्पतालों और क्लिनिकों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसके अलावा एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों को भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार केवल सरकार के नीतिगत फैसलों से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभानी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है स्वास्थ्य बीमा का विस्तार। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी क्षमता के अनुसार भारत देश का सिस्टम जहां आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, हम विकास में अंडर 10 आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक नौजवान को अपने पिता को इलाज के लिए ले जाने के लिए हाथ ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। यह अपने आप में हमारे सिस्टम की विफलता और स्वास्थ्य सेवा की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। 21वीं सदी के भारत में ऐसी स्थिति का सामना करना अत्यंत शर्मनाक है, खासकर तब जब हम खुद को विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं। स्वास्थ्य सेवा एक देश के विकास और उसकी सामाजिक प्रगति का प्रमुख मापदंड होता है। भारत में आजादी के 77 साल बाद भी ऐसी घटनाओं का होना स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। देश में मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी, आज के समाचारों में बस इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।